परिचय तो जैसे लोग यहाँ बैठे हैं जानते ही हैं। आप राहुल सती जी हैं, CPI के स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, गढ़वाल के सेक्रेटरी हैं और जोशीमठ के आंदोलन के मुख्य नेता हैं। जोशीमठ जिला संगठन समिति के संयोजक मैं नरेश ठाकुर हूँ, CPI का राज्य सचिव। हम लोग 20 को यहाँ देहरादून से चले और उत्तरकाशी पहुँचे और 21 अगस्त को उत्तरकाशी से हम लोग धराली गए और एक तरह से और 22 को फिर वहाँ से वापस लौटे। 22 तो एक तरह से कहिए तो जब आप उत्तरकाशी को जाते हैं तो आपदा का आभास या आपदा का एहसास वो सिर्फ वहाँ धराली जाकर के नहीं होता, बल्कि जहाँ से उत्तरकाशी आप एंटर करते हैं यानी धरासूर में, वहाँ से आपको लगने लगता है कि आपदा का मसला है, क्योंकि वहाँ धरासूर में सड़क की जैसी हालत है। हम लोग खुद भी 4 घंटे फंसे रहे और अगर आप देखें तो रोज़ इस प्रदेश में जितनी जगह सड़कें बंद हो रही हैं तो उनमें से धरासूर ही एक जगह है जहाँ रोज सड़क बंद हो। रोज हर दिन अगर आप अपडेट देखेंगे तो एक ऐसा पैच जो सड़क को चौड़ा करने के नाम पर स्थायी लैंडस्लाइड जोन बना दिया गया और उसके बाद वहां से आगे चलिए तो लगातार लैंडस्लाइड जोन की एक श्रृंखला। उत्तरकाशी से भी जैसे ही आप कुछ 10 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो नेताला एक जगह है जहां से फिर कल आज ही किसी ने वहां का वीडियो एक डाला है कि किस तरह से वहां पूरा मलबा उस नेताला में आया हुआ है, लोगों के लिए पार जाना मुश्किल होगा। तो नेताला से लेकर के भटवाड़ी तक और उससे आगे तक तमाम जगह। और हम लोग तो जिस दिन गए उस दिन वो डबरानी जिसकी चर्चा थी उसके बारे में सरकार ने कह दिया, यहाँ देहरादून में सूचना और लोक संपर्क विभाग ने कह दिया कि वो खुल गया है, लेकिन डबरानी से ठीक अगला मोड़ है सोनागाड़ और सोनागाड़ एकदम उस दिन तक ब्लॉक था, उस दिन तक बंद था। पहाड़ के ऊपर चढ़ करके, चट्टान के ऊपर चढ़ करके नीचे उतर के नाव से लोग पार हो रहे। तो एक तरह से अखबारों में विज्ञापन कर देना है, एक फील गुड वाला फीलिंग पैदा करना है। जैसे आज भी मैं देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी ने एक वीडियो डाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि हर सिंध में पानी उतर गया है, पानी कम हो गया है और जल्दी ही सड़क खुल जाए। जबकि जैसी जटिल परिस्थिति वहाँ है, सिर्फ पानी कम होने का मसला नहीं, जितना मलबा हर सिंध में जमा है और उससे आगे सड़क पर जमा है वो भी अपने आप में एक जटिल स्थिति है। और सड़क पानी, नदी का पानी सड़क के ऊपर है और उसके नीचे ढेर सारा मलबा भी। तो पैदल कई जगह पैदल चलते हुए कई तरह से करते हुए हम लोग वहाँ पहुँचे धराली। और धराली एकदम ये स्थिति है कि चारों तरफ तबाही का मंजर है, तबाही के निशान हैं, पूरी तरह से मलबे से फटा हुआ है। और उसमें बस 2-3 बात मुझको कहनी है कि एक तो जो सरकार का रुख, सरकार का रवैया, आज के दिन तक जो लोग लापता हुए, जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, उनको खोजने को लेकर के कोई गंभीरता नहीं। उनको खोजना है, उन बॉडीज को निकालना है। उनकी लगातार ये माहौल बनाया जा रहा है कि भाई वो तो कितना 50 फीट नीचे दबे हैं, 30 फीट नीचे दबे हैं, कौन खोजेगा। तो ये एक तरह का ट्रेंड है जो सब जगह दिखाई देता है। ये केदारनाथ में भी हुआ 2013 में कि लोगों की संख्या भी बताने से इनकार कर दिया गया। ये 2021 में रेणी में की दिवाली आपदा में भी हुआ कि भाई लोगों की संख्या और उसको एक संख्या एक जारी कर दीजिए और उसके बाद ठीक है, बॉडी मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। तो लोग तो महज संख्या नहीं। तो ये एक स्थिति है। दूसरी ये स्थिति है कि जैसा मैंने कहा कि सड़क का तो जो रास्ता, इतना सीमा की बात, इतना बॉर्डर की बात, इतनी सेना की बात, लेकिन पिछले 20 दिन से वो सीमा, वो बॉर्डर, वो सब ठप है, सब बंद है, वो नहीं खुल रहा। तो उसको खोलने को लेकर के कोई बहुत तेजी से नहीं दिखाई देती। 20 दिन अगर हो गए हैं तो इससे समझाया जा सकता है कि क्या है। और तीसरी बात ये जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि
एक तो जो स्थानीय लोग हैं उनको भी ये आशंका है, असंतोष भी है कि उनका क्या हो, उनके भविष्य का क्या हो। और ये संभवतः पहली इस तरह की आपदा है कि जहां अभी तक पुनर्वास की कोई योजना नहीं घोषित हुई, जहां किसी मुआवजे का ऐलान भी नहीं। सरकार ने लिस्ट जारी की है कि कितने लोग लापता हैं, और लापता का मतलब है कि वो लोग दबे हुए हैं। तो कोई मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ, कोई पुनर्वास का ऐलान भी नहीं हुआ कि क्या पुनर्वास की स्थिति होगी। उस पर पुनर्वास वाले हिस्से पर काफी हद तक सभी जी आगे बात करेंगे, लेकिन कोई ऐलान नहीं हुआ। और इसमें एक कमेटी सरकार ने बनाई 3 सचिवों की, जिसके राजस्व सचिव अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। लेकिन ये 9 अगस्त को वो कमेटी का आदेश निकल गया। तो 9 अगस्त के बाद भी आज काफी अर्सा बीत गया, और उस घटना को हुए तो आज 20 दिन बीते। तो 20 दिनों के बाद भी ये पता नहीं है कि क्या लोगों को मुआवजा मिलने वाला है, कहाँ कैसे उनका पुनर्वास होने वाला है, क्या वो कमेटी कर रही है। वहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों ने बताया कि एक बार वो कमेटी वहाँ गई, सचिवों की कमेटी, और वो एक ऐसे समय में गई जब उससे मुश्किल से 5-7 लोग ही उस कमेटी से मिल पाए, उसके अलावा कोई लोग उससे नहीं मिल पाए। तो एक तरह से हम ये समझते हैं ठोस रूप से कि उत्तराखंड की जो सरकार तमाम आपदाओं के बावजूद, ये आपदाओं से ग्रसित प्रदेश है, तमाम आपदाओं के बावजूद आपदा से कैसे निपटना है या उसके पूर्ववर्ती क्या इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि ये आशंका तो वहाँ थी कि ऐसा होगा। ये आशंकाएं लगातार जताई जा रही थी वैज्ञानिकों द्वारा, बाकी लोगों द्वारा, लेकिन उसका कोई इंतजाम करना है। एक इतना अर्ली वार्निंग सिस्टम की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन कहीं कोई अर्ली वार्निंग तो कभी होती नहीं। जिन दोपहरी ऐसी आपदा हो रही, लोगों का भी कहना है कि किसी तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम होता तो शायद था कि हम बचते। तो उत्तराखंड में जो सरकार है क्योंकि उसका फोकस एकदम दूसरी जगह है। उसका फोकस या तो विज्ञापनी प्रचार में है या फिर उसका फोकस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने में है, उसके अलावा उसका कोई फोकस नहीं है। और इसीलिए कई बार आपदा के क्षेत्रों के बारे में भी गलत जानकारी देना, लोगों को मिस इन्फॉर्म करना। जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई जिस दिन हम गए उसी दिन कह दिया गया कि वहाँ तो रास्ता यातायात सुचारू हो गया है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग। यातायात तो आज की तारीख तक भी सुचारू नहीं है ना, ये कह दिया गया। या उसके बाद भी देखिए तो इतना संवेदनहीन है कि उसके थोड़ी देर बाद राज्य के सूचना और लोकसंपर्क विभाग ने कहा कि हरसिल के सेब, देखिए इतनी आपदा आ गई है लेकिन हरसिल के सेब अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो हरसिल तो पूरी घाटी आपदाग्रस्त है, और वहाँ जो सेब उत्पादक लोग हैं, वो धराली में हो, हरसिल में हो, मुकबा में हो, तीसरी चौथी जगह हो, जहाँ जो भी लोग सेब का उत्पादन करते हैं, तो वो सारे सेब उत्पादक तो आशंका करते हैं कि हमारे सेब का क्या हो। और सरकार का सूचना विभाग जो है वो प्रचार कर रहा है कि सेब तो बहुत अच्छे हैं। तो सेब तो किसी सरकार की वजह से अच्छे नहीं। कल धराली में इतनी बड़ी आपदा आई हुई थी, धराली में आप लोगों को 20 दिन के बाद कोई राहत देने में नाकाम हैं, और उस पर राज्य का सूचना विभाग बता रहा है कि सब उत्तरकाशी का तो बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है रासुल नृत्य। अब इसका क्या संदर्भ? इसका संदर्भ सिर्फ यही है कि लोगों का ध्यान भटकाना है, लोगों का एक तरह से उनको इससे उनका ध्यान भटकाया जा सके, उनको दूसरी तरफ उनका ध्यान किया जा सके, और तब समय बीतने के साथ लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, वो जैसा चाहें वैसे करके सर्वाइव करें। और उनके बीच में, बस ये अंतिम बात में कह रहे हैं, उनके बीच में भी फूट डालने का जो उपाय है उनको कैसे तोड़ा जाएगा। जैसे धराली में तो बड़ा हिस्सा जो दब गया, वहाँ तो होटल ही थे, 40-50 के आसपास होटल थे। अब अचानक से ये कह दिया गया कि भाई 9 होटल जिनके रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को मुआवजा मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन एक बात हो सकती है, लेकिन नुकसान लोगों का हुआ है। वो सारे लोग, सरकार जो भी टैक्स, जो भी बिल्स लेती है, वो सब कुछ पे करते थे। तो आज के दिन पर ऐसा कैसे हो जाएगा कि सिर्फ 9 ही लोगों को जब मुआवजा देने की बारी आएगी तो तब सिर्फ 9 लोग पात्र होंगे, और जब टैक्स वसूलने की, जब बिल्स वसूलने की बारी होगी तो सबसे वसूला जाएगा। तो ये यहाँ से खेल शुरू होगा कि कैसे आपदा के मारे हुए लोगों के बीच में फूट पैदा की जाए, कैसे उनको हैरान परेशान किया जाए, और तब जो मर्जी आए वो किया जाए। इतनी बात है।
धन्यवाद साथियों आने के लिए। और साथ ही नरेश महमूद जी ने शुरुआती परेशानी वहाँ जाने में हम लोगों को भी उसके बारे में जो बात कही तो बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं क्योंकि हमारे पास खासतौर पर उत्तराखंड के पास आपदाओं का बड़ा अनुभव है और हम जो है आपदा प्रोन राज्य है, यानी कि यहाँ लगातार जो है आपदाएँ आती रही हैं। 91 से लेकर 98 का भूकंप है, 91 का भूकंप है, 2013 की बड़ी आपदा है, 2021 की आपदा है, जोशीमठ की आपदा है, और उसके अलावा भी हर साल जो है दर्जनों आपदाएं जो है इस राज्य में आ रही हैं। तो हम लोग ये समझते थे कि इस राज्य के पास जो है न सिर्फ आपदाओं का अनुभव है, बल्कि हम जो है आपदा, हमारे पास एक अलग मंत्रालय है, उसके अलावा एक पूरा आपदा को प्रबंधन करने के लिए अलग सा विभाग है। और आपदाओं के बारे में हमारी ये समझ थी कि कहीं भी किसी क्षेत्र में आपदा आए तो प्राथमिकता के तौर पर पहला काम है कि उस क्षेत्र में जाने आने के रास्ते सुगम बनाए जाए, यानी कि जो भी राहत जानी है, बाकी जो सहायता जानी है, तो जिन रास्तों से जरिए जो जाएगी तो वो रास्ते सुगम हों। लेकिन देखा जा रहा है कि उस रास्ता जो है 15 दिन बाद तो हम पहुँचे और 15 दिन के बाद भी बहुत सुस्त गति से रास्ते ठीक करने की पूरी गति। हाँ, जब हम लोगों ने हल्ला किया, ये सब हुआ, हमारे जाने की खबर वहाँ हुई, पुलिस प्रशासन हमारे पीछे था, हमने सुना कि LIU वाले हमारी जानकारी ले रहे हैं कि हम कहाँ पहुँचे, कहाँ रात को रहे, किसके यहाँ खाना खाया, हम रास्ते में जा रहे हैं तो हमारे फोटो खींचे जा रहे थे। उससे लगा कि थोड़ा सा चेतनता आई है। उसके बाद जिस दिन हम लौट रहे थे तो थोड़ा सा उसमें कुछ गति आती हुई दिखाई दी, और कल खबर है कि हर्षिल तक जो है गाड़ी जाने लायक हो गया है। एक बात तो ये। दूसरा जो है, हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं धराली में, तो ये जो नरेश ने कहा कि इस बात को लेकर के लोगों में बड़ा आक्रोश था, ये होटल वाले को लेकर के कि यहाँ 50 होटल 40 होटल है और आप 9 होटल्स को मुआवजा देंगे। उस पर हम लोगों ने उनके सामने रखा कि देखिए, ये जो मुआवजे वाला मामला है, इसमें मुख्यमंत्री साहब की एक घोषणा जो है हम लोगों ने अखबारों में पढ़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जोशीमठ की तर्ज पर देंगे धराली में मुआवजा। उस पर मैंने पोस्ट लिखी और ये कहा कि धराली को धराली की तर्ज पर मुआवजा मिलना चाहिए। और फिर उन लोगों के सामने जो धराली के लोग हैं, हमने पूरी जोशीमठ की आपदा और जोशीमठ में जो हासिल हुआ उसके बारे में डिटेल से रखा कि कैसे हम लोगों ने किया। एक लंबी लड़ाई, 2 साल तक हम लोग लड़े, धरने प्रदर्शन हुए, और उसके बाद जाकर के सरकार मजबूर किया हमने सरकार को कि वो जोशीमठ के लिए एक प्लान घोषित करे। और हकीकत ये है कि 2 साल बीतने के बाद भी जोशीमठ में लोगों का पुनर्वास अभी तक नहीं हो पाया है। जोशीमठ में बहुत सारे लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। जोशीमठ में बहुत सारे आवासीय घर हैं, उनको जो राजीव आवास है या कच्चे घर है या टीन वाले घर हैं या परंपरागत मकान है लोगों के, उनके अभी मुआवजे लोगों को नहीं मिले। तो एक बात तो ये कि तुम्हारे वहाँ धराली की आपदा में जोशीमठ की आपदा में अंतर है। दूसरा, जो जोशीमठ के साथ हुआ है वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एकदम से सब लोग गुजर रहे हैं। जोशीमठ में होटल, जो व्यावसायिक भवन है, उनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला, और वहाँ धराली में ज़्यादातर जो संपत्ति गई है वो व्यावसायिक संपत्ति, वो होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, या उनका सेब का बागीचा भी अगर गया है तो एक व्यावसायिक उनका उपक्रम है। तो इसलिए हम ये उनसे बातचीत हम लोगों ने कही कि आप लोगों को धराली के लिए अलग से सरकार से मांग करने के लिए अलग से नीति बने, आपके मुआवजे को लेकर के, पुनर्वास को लेकर के। तो इस बात पर उन लोगों की सहमति है। हाँ, ये जरूर है कि जो बात उन लोगों के बीच में सरकार ने उनके दिमाग में डाल दी है अपने प्रतिनिधियों के जरिए कि हमको तो यही बसना है, यही रहना है। लेकिन जैसा कि चोपड़ा साहब से भी कल हमारी बात हो रही थी और उन्होंने पहले भी इस बात को कहा है, और हम लोगों ने जो अभी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं सरकार को, इसमें भी प्रेस नोट में भी इस बात को हमने कहा है, उत्तराखंड का बहुत बड़ा क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो आपदाओं के लिए जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। अभी थराली में जो कुछ हुआ है, या हमारी जो नंदाकिनी की घाटी है, मंदाकिनी की घाटी है, अलकनंदा की घाटी है, हमारी धौलीगंगा की घाटी है, ये सारी घाटियाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है आपदाओं के लिहाज से। हम लोगों ने मांग भी इसमें हम लोग सरकार से कर रहे हैं कि सरकार को एक हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए
कुछ इस तरह उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें वैज्ञानिक हों, भूवैज्ञानिक हों, पर्यावरण कार्यकर्ता हों, और इन लोगों के जरिए जो है पूरे उत्तराखंड राज्य में जो आपदा के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है, इनका सर्वे होना चाहिए। इनका सर्वेक्षण करने के बाद उनका एक मैप बन जाए कि ये जगह आपदापूर्ण है, और इन जगहों को जो जगह खतरे में आने वाली हैं, उन जगहों के लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसकी तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है बहुत सारी, चाहे वो इको सेंसिटिव जोन का मसला हो, वहाँ बहुत सारी सिफारिशें हैं। इसके अलावा जो हाई पावर कमेटी की सिफारिशें हैं 2013 के बाद, उसके बाद जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उनकी सिफारिशें हैं, उन सबको आपने दरकिनार कर दिया। ये बड़ी बात हम लोग कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपदा है, चाहे वो 2021 की है, 2013 की है, जब तक इन आपदाओं के जिम्मेदार लोगों का, जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो आपदा लाने के लिए, उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये आपदाएं रुकने वाली नहीं है। हम बिल्कुल ये ठोस तरीके से कहना चाहते हैं कि ये जो धराली में जो कुछ हुआ है, इसके लिए इस सरकार का नकारापन, इस सरकार की लापरवाही या आपराधिक लापरवाही है जो उन्होंने की है, जिसकी वजह से इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब 2024 में इनको चेतावनी दे दी गई कि वहाँ झील बन रही है, उसके बाद हाई पावर कमेटी उसके बारे में कह चुकी है, फ्लड प्लेन में आप लोगों को बसा रहे हैं। उसके अलावा जो है इको सेंसिटिव जोन, भगीरथी में इको सेंसिटिव जोन है, उसकी गाइडलाइन है कि आप नदी के जो प्लेन से 100 मीटर की दूरी पर बसने नहीं देंगे लोगों को। उसके अलावा हमारी सरकार का जो है कानून है, इसमें ये जो फ्लड जोन को लेकर के, और उसमें ये बात सख्ती से कही गई है कि जो है नदी के मध्य से 100 मीटर के दायरे में लोगों को नहीं बसना चाहिए। उसके बावजूद ये बसावटें हैं सरकार के सामने ही, केवल 3-4 सालों में वहाँ की बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, तो पिछले 3-4 सालों का है। और हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, जब तक आपदा के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, और ये क्योंकि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसके पास ये रिपोर्ट 2024 में आ गई। अभी तो लेटेस्ट आया है कि 2013 में जो आपदा आई, उसकी तो सूचना वाडिया वाले 2004 में दे चुके हैं। वाडिया के वैज्ञानिक डोभाल साहब वहाँ सर्वे कर रहे थे 2004 में, और उन्होंने कह दिया कि चोराबाड़ी में झील बन रही है। उसके बावजूद सरकार ने उस पूरे प्रोजेक्ट को, उस पूरे फाइंडिंग को दबा दिया। 2013 में हमने हजारों लोगों की जान गंवा दी। 2013 के बाद की आपदा के बाद हाई पावर कमेटी कह रही है कि जहाँ जहाँ जो है ये कुछ हिमालय क्षेत्र में परियोजनाएं बन रही है, पहले तो नहीं बननी चाहिए, 2000 मीटर से ऊपर बन रही है तो वहाँ जो है आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए। वो नहीं लगता है, और हम जो है रेणी में 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। तो हम कह रहे हैं कि आपराधिक लापरवाहियाँ हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात जो है, ये केवल एक मामला नहीं है, जोशीमठ में भी जो कुछ सरकार ने वहाँ हुआ, चाहे वहाँ 1640 करोड़ रुपए का पैकेज का सवाल है, वहाँ स्टेबलाइजेशन का सवाल है, वहाँ कैसे लोगों को राहत पुनर्वास किया जाना चाहिए, कैसे पुनर्वासित किया जाना चाहिए, ये सब प्लान हम लोगों ने सरकार को सुझाव दिया। मतलब बहुत बार हम लोगों पर यह आरोप लगता है, जैसे कि वहाँ भी हमको लग रहा था कि ये लग रहा है कि केवल कटघरे में लोगों को खड़ा करते हैं, सवाल उठाते हैं, सुझाव नहीं। तो हमने यहाँ भी बहुत सारे सुझाव, हमने जोशीमठ की आपदा में भी जो कुछ हुआ वो हमारे सुझाव है। और यहाँ भी जो है हम बाकायदा ये इस बात को कहना चाह रहे हैं कि जो कमेटी आपने बनाई है, 3 जो IAS ऑफिसर सचिव लोगों की कमेटी बनी है, हम कहना चाहते हैं कि उसमें जो है स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनसे पूछा जाए वो किस तरह का पुनर्वास चाहते हैं, किस तरह का वो अपने लिए मुआवजा चाहते हैं। अभी सरकार ने क्या किया कि 5000 रुपये की सहायता लेकर के आप वहाँ पहुँच गए, लोगों ने उसका विरोध किया। पहले दिन उसका विरोध हुआ तो सरकार की किरकिरी हो गई। दूसरे दिन जाकर के सरकार ने सबको 5-5 लाख रुपए का चेक बांट दिया। ये देखे बगैर किसकी क्या नुकसान कितना हुआ है। किसी का 4 कमरे का होटल है, किसी का 10 कमरे का है, किसी के घर से कोई चला गया है, किसी का कुछ नहीं गया है। आप सबको एक समान 5-5 लाख रुपए कैसे बांट सकते हैं? 100 परिवारों को ये दे दिया। कुछ परिवारों को, लगभग 50 से ज़्यादा परिवारों को आप 6-6 हज़ार रुपया बांट करके आ गए। उसमें कोई मतलब कोई नियम नहीं है किस आधार पर आपने बांटा है और क्या आपने मुआवजा तय किया है, या होटल का या आवासीय घर का आप क्या तय करने वाले हैं। तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप वहाँ के लिए, धराली के लिए अलग से नीति बनाएं। थराली में अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए अलग से, जैसे केदारनाथ आपदा के लिए आपने अलग नीति बनी, जोशीमठ के लिए अलग बनी, या जब वर्णावत का मामला हुआ वहाँ अलग से नियम कानून तय हुए। तो ऐसे ही धराली बिल्कुल एक अलग केस है, वो हो जाए। इसमें एक और बात हम कहना चाह रहे हैं, जो सड़क की बात आप उठा रहे हैं, तो ये सड़क जो है इतने दिन तक बंद हो गई और अभी भी जो है हरसिंह से आगे पूरा गंगोत्री राजमार्ग
नदी में उसे पानी में डूबा हुआ है, और अगर पानी सूख भी जाए, उसका पानी कम भी हो जाए, तब भी वो दलदली मिट्टी है, उसको सूखने में और उसको हटाने में समय लगने वाला है। बल्कि मैंने एक फोटो और ये भी इसमें शेयर किया कि देखिए धराली हम पहुंचे, तो धराली से आगे हम देख रहे हैं कि लगातार ये चल रहा था कि वो मशीनें नहीं है, मशीन नहीं पहुंच रही है, बल्कि फेसबुक पे हमने देखा कि एक फर्जी किस्म का जो है AI से जनरेटेड फोटो डाला गया, जिसमें कि हवाई हेलीकॉप्टर में जो है वो मशीन लटकी हुई है और उसको ले जा रही है, तो फेक फोटो था। तो हमारा ये कहना था कि फेक फोटो की जरूरत नहीं है, वहाँ तो मशीन उपलब्ध है। धराली में जब हम गए तो वहाँ मशीनें थी, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार का इंटरेस्ट नहीं है लोगों को ढूंढने में जो दब गए लोग हैं मलबे में। और बात यह है कि मशीन जो है BRO की है, कोई मशीन किसी और विभाग की है, तो PWD वहाँ काम कर रहा है, सिंचाई विभाग काम कर रहा है, BRO काम कर रहा है, चौथा विभाग काम कर रहा है, उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। NDRF वालों का, SDRF वालों का और बाकी जो विभाग हैं उनके साथ कोई सामंजस्य नहीं है। और ये सिर्फ इस आपदा में नहीं है, ये जो है 2021 की आपदा में हमने देखा कि वहाँ जो है आपस में किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं था। जबकि आपदा में तो ये होना चाहिए कि आपको एक यूनिट के बतौर काम करना चाहिए, सबको, प्रशासन को भी, ये जो बाकी हमारी जो मशीनरी है या बाकी जो विभाग है, इनको एक होकर के जो काम करना चाहिए, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है जमीन पर, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है। एक इंजीनियर हमसे कह रहा था कि वो BRO वाले जो हैं वो हमको, हमारे आदमी को अपनी मशीन में नहीं बैठने दे रहे हैं और इस मशीन नहीं चलाने, हाँ, हमारी मशीन नहीं चलाने दे रहा है हमारे ऑपरेटर को। और उसी चक्कर में जो है 2 लोग वहाँ जो है, जो पहले से आपदाग्रस्त थे, वो अपने परिजनों को देखने जा रहे थे एक गांव से दूसरी जगह, और वो जो है वहाँ सड़क क्रॉस करते हुए मर गए। तो ये एक बात। तो सड़क का भी जो सवाल है, वहाँ जो है सूफी टॉप के सज्जन है महावीर मोहन सिंह राणा, उनके गांव ने और बाकी जो 2-3 गांव उससे लगते हुए, सूपी से लगते हुए, और यहाँ वो जो पुल है जांगरा का, वहाँ तक जो है 3 गांव और हैं, मुखवा, ये सब, इनकी पंचायत ने बाकायदा लिख करके दिया कि एक पैरेलल जो है सड़क बननी चाहिए यहाँ सूपी टॉप से लेकर के, और एक पूरा पैरेलल बन जाता तो आज के दिन पर आप चाह रहे हैं कि आप उस हाईवे को चौड़ा कर दें। वहाँ मैंने एक फोटो डाला है कि जो है लगभग 6000 से ज़्यादा पेड़ तो अभी इन्होंने चिन्हित कर दिए हैं, जिनमें कि मतलब आप देखिए कि ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिनका हम फोटो लाए हैं कि सैकड़ों साल पुराने पेड़। एक पेड़ तो ऐसा है कि उसकी जड़ें कम से कम 50-100 मीटर तक फैली हुई है, उसने पूरी जमीन को, मिट्टी को जकड़ा हुआ है। आप ऐसे पेड़ों को काट देना चाह रहे हैं, और ऐसी आपदा के समय में इसको समझना चाहिए कि आप ये हजारों पेड़ काट देंगे। एक तो ये है, वो केवल यहाँ से वहाँ तक की बात है जो हाईवे चौड़ीकरण का। इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि आप बाईपास बनाएं, सूखी बाईपास जो बन रहा है, उस बाईपास के तो और सारे हजारों पेड़ों को काटने की योजना है, और पूरी सड़क आप पार ले जाएंगे, एक नया भूस्खलन का जोन बनाने जा रहे हैं। वो पूरा पहाड़ जो है आप काटने जा रहे हैं, केवल इसलिए कि सूखी टॉप तक जाने के जो 4 बैंड है वो कम हो जाए। उन 4 बैंड को काटने के लिए रास्ता छोटा हो जाए, आप जो हजारों पेड़ों को काट देना चाह रहे हैं। तो ये जो मूर्खता है और महाविनाश की जो तैयारी है, इसको रोका जाना चाहिए। जो पागलपन है, इसको रोका जाना चाहिए। उन लोगों का कहना है ये सड़क जो हमारे लिए पर्याप्त सड़क है लोगों के जाने के लिए, अगर आपको एक और सड़क चाहिए तो आप पैरेलल एक सड़क बना लीजिए, मुखबा तक जो वो जा रही है, वो पैरेलल एक रास्ता बन सकता है, और एक रास्ते से लोग जा सकते हैं यात्रा में और दूसरे रास्ते से आ सकते हैं। तो अगर 5 मीटर 6 मीटर की एक सड़क और 5 मीटर की दूसरी सड़क बन जाएगी तो दोनों तरफ एक तो विकास भी होगा। दूसरी बात यह है कि जो उधर वाली मुखबा वाली जो साइड है, वो जो है जाड़ों में भी सड़क खुली रह सकती है, क्योंकि वो सन साइड है, सन फेसिंग है, वहाँ जाड़ों में धूप रहती है। तो कह रहे हैं कि भाई जाड़ों में तो ये वाली उसमें बर्फ जम जाती है, तो यहाँ से यात्रा नहीं हो सकती है हर्षिल वाली तरफ को, और वहाँ जो है सनी फेस है तो इसमें खुला रह सकता है। तो हमारा ये भी सुझाव है कि जो वहाँ के लोगों की मांग है, इस मांग को किया जाए, पैरेलल सड़क बनाई जाए। और ये जो पागलपन आप करने जा रहे हैं कि आप बाईपास बना करके और वहाँ सुरंग खोद करके जो भी करके और हजारों पेड़ों की बलि दे करके वो करना चाह रहे हैं, एक नया आप बिल्कुल जो है भूस्खलन का बड़ा क्षेत्र तैयार करने जा रहे हैं, ठीक नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि 100 मीटर एक जगह रोड वाइडनिंग के तहत है ये, यस बिल्कुल बिल्कुल रोड वाइडनिंग के तहत, ये ऑल वेदर वाला जो है उसी के तहत ये 6000 पेड़ काटे जाएंगे 10 किलोमीटर के। 6000 तो वो वाले हैं,
जो वाइडनिंग वाले, और उसके अलावा अगर आप बाईपास बनाते हैं तो बाईपास के लिए फिर और सारे पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ेगी, हजारों पेड़ों कटेंगे और पूरा जो इलाका है वो पूरा पहले भूस्खलन का जोन है वहाँ, तो और ज़्यादा वो विकसित हो जाएगा। तो इसमें कुछ सुझाव हम लोगों ने और इसमें रखे हैं कि जिसमें हम ये हाई पावर कमेटी की बात कर रहे हैं, दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जो भी हमारी जो सेंसिटिव इलाके हैं, चाहे वो मंदाकिनी घाटी हो, नंदाकिनी घाटी हो, हमारी धौली की घाटी हो, अलकनंदा घाटी है और पिंडर घाटी है, इन सब को भी जो है यहाँ भी जो है वो संवेदनशील क्षेत्र है इलाके, यहाँ भी जो है ये मैपिंग होनी चाहिए कि कौन कौन संवेदनशील जगह हैं जहाँ आपदा आने की संभावना है, वहाँ लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है और उसकी अभी से तैयारी होनी चाहिए ताकि जो है भविष्य में लोगों को के जान माल को की हानि होने से बचाया जा सके। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि वाडिया में जो है ग्लेशियर पर अध्ययन करने का एक विभाग था, और आज के दिन पर सभी वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ज़्यादातर जो घटनाएं, चाहे ये धराली वाली घटना भी है, ये जो है ब्लॉक जो ग्लेशियर लेक आउट बस्ट जो फिनोमिना है वो उसके फ्लड है, उसकी वजह से ये हो रही है। हिमालय में ही हमारे भारतीय तरफ कह रहे हैं कि भाई ये जो है 130 से ज़्यादा झीलें गए हिमालय में बन गई हैं और वो इस तरह का खतरा वहाँ पैदा हो गया है। ऐसे समय में कि जबकि इस अध्ययन की ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे में आप ऐसे विभागों को बंद कर दे रहे हैं जबकि उसमें और गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। अभी कश्मीर में किश्तवाड़ में जो हुआ है वो उसका बताया जा रहा है। तो ये जो पूरे हिमालय में जो चल रहा है इसमें अलग से हमको इस पर जो ग्लेशियर लेक आउट बस्ट का जो पूरा एक फिनोमिना है इस पर काम करने की, इस पर वो करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो है ये जो नवीन जुयाल जी ने जो पेपर लिखा मैं लाया हूँ साथ में, ये उन्होंने ये वो दिया है ना, एक डिटेल पेपर इस पर धराने के बाद उन्होंने लिखा है, ये पूरा ये 20 पेज का सरकार को भी दिया। तो हम कह रहे हैं कि इसकी जो सिफारिशें हैं इस पर जो है काम होना चाहिए, इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जरूरी चीज़ें, कुछ बातें जो हमने लिखी वो इससे भी निकली है। अच्छा, एक फिर अभी इंद्रेश को जोड़ लेंगे इसमें, कुछ अगर मुझसे छूटेगा। हाँ, तो वैसे मुख्य बातें आ गई हैं इसमें, लेकिन जो धराली के लोगों से हमारी जो बात हुई है और जो उनका वो लगता है, तो एक उनकी आशंका ये है कि वो सेब पर जो उनकी निर्भरता थी और वो उनका ये कहना था कि 1.5 करोड़ का सेब तो हम सड़क पर बेच लेते थे, तो उसके अलावा 15-20 करोड़ रुपए का सेब उस घाटी से जो है कम से कम वो जाता है, वो सूखी से टॉप से लेकर के और वो हर्षिल और वहाँ तक। तो इस आपदा के समय में अगर उनका नुकसान होता है इसमें, उसकी भरपाई की जानी चाहिए। पहले सरकार व्यवस्था करे कि वो सेब के नुकसान होगा ना हो, क्योंकि वो फसल उनकी पक गई है और सितंबर में उनको तोड़ना है सेब, तो सितंबर से पहले तो सड़क दुरुस्त की जाए, नहीं की जाती है तो उस सेब का जो निर्यात किया जाना है, वहाँ से बाहर लाया जाना है, उसकी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। और जो सरकार की तरफ से उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि आपका तो व्यवसाय सिर्फ यही रह के चल सकता है, इसको बचा जाना चाहिए। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 1944 में एक बार हमारे यहाँ बाढ़ आई, 1940-44 में, उससे पहले जो है एक बार हमारा वो इलाका जल गया, फिर हम दूसरी जगह बसे, फिर वहाँ आग लग गई, फिर हम तीसरी जगह बसे, और ये भी जहाँ वो बसे हैं, जहाँ ये है, वहाँ 100 साल पहले भी उनका ये कहना, लगभग 100 साल के पहले इसी तरह की बाढ़ आई और ये सब पूरा ऐसे ही वो था, तपड़ या रॉबर्ट टाइप का, और यही हम धीरे धीरे बसे और फिर अगली पीढ़ी फिर भूल जाएगी इसको, और ये फिर तो दोबारा होने वाला नहीं है, 50-100 साल में फिर होगा अभी। तो ये जो मानसिकता बन गई है, इससे बचना चाहिए। उनके जीवन को बचाने के लिए अलग से उनके पुनर्वास की तैयारी करनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। उसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो उसका आप इसमें बस इतनी एक बात और थी कि जो एक तो प्रभावित, मान लीजिए धराली प्रभावित है, ये सही बात है, लेकिन वो पूरा यात्रा रूट और उत्तरकाशी से लेकर के और गंगोत्री तक, तो वो पूरा ही यात्रा रूट है। और उस पूरे यात्रा रूट में क्योंकि हमने तो देखा कि एक तरह से पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, तो सारे जो लोग जो यात्रा पर निर्भर थे उनके लिए भी कुछ राहत का इंतजाम सरकार को करना चाहिए, एक। और दूसरी बात जो बिहार के मजदूर
और नेपाल के मजदूर उस आपदा में दबे हैं, मारे गए हैं, उनको भी फौरी तौर पर राहत और दीर्घकालिक राहत वो बराबरी पर दी जानी चाहिए। उनको सिर्फ इसलिए उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए कि बिहार से उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है या नेपाल से उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। हालांकि बिहार वालों को तो ऋणी में मिल जाएगा, नेपाल वालों को तो ऋणी में नहीं मिला, बिहार वालों को तो वहाँ ऋणी में मिला है। झारखंड के मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, अभी तक वो लेने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आसाम के पास एक महिला अपना मुआवजा लेने 2021 तक जोशीमठ आई, तो बिहार वालों को फिर भी मिल जाएगा, नेपाल वालों को तो मिलता ही नहीं, तो उनको कंसिडर करना चाहिए। मतलब इस तरह से उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। और बिहार के संदर्भ में बस एक फैक्ट है, ये फैक्ट के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार में पश्चिमी चंपारण में सिकटा से हमारे विधायक हैं कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता, और कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता ने चूंकि उस इलाके के 10-15 मजदूर वहाँ दबे हैं, तो उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को पत्र भेजा है ईमेल के माध्यम से इसी सिलसिले में कि इन मजदूरों के राहत मुआवजे के लिए सरकार ठोस उपाय करे। और अब तक मेरी जानकारी है कि अब तक कोई जवाब उनको नहीं मिला। तो हमारा ये कहना है कि एक तो ये जो पूरा यात्रा रूट पर लोग प्रभावित हुए हैं ये, और दूसरा ये बिहार और नेपाल के जो मजदूर हैं जो वहाँ दबे हैं, जो 20 बरस से वहाँ काम करते हैं, काम करते रहे। हमको एक मजदूर वहाँ मिले बुजुर्ग से जो जीवित हैं, वो पिछले 40 साल से धराली में, गगन बहादुर उनका नाम है, वो 40 साल से वहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे लोग जो जिनका पूरा जीवन वहीं बीता, वो सिर्फ इस वजह से मुआवजे में पीछे छोड़ दिए जाएं या उनको किसी तरह का राहत उनके परिजनों को न मिले कि वो नेपाल के हैं या बिहार के हैं, तो ये सब हम समझते हैं कि अन्यायपूर्ण होगा, इसलिए इसको भी कंसिडर किया जाए। ये वो लोग भी मान रहे हैं, धराली के लोग, ये जो नेपाली मजदूर हैं, इनकी वजह से हमारा सेब का कारोबार चलता है। अगर ये ना हो नेपाल के मजदूर, तो हमारा सेब तोड़ के नीचे सड़क तक लाएगा कौन? तो उनकी बड़ी भूमिका है वहाँ नेपाल के मजदूरों की वो सेब के व्यवसाय में। एक दो कंट्रोवर्सी आई थी, एक महिला को कोई पुलिस अधिकारी गले लगा रही थी, तो महिला ने कहा कि कुछ ये था। एक को जो है मुख्यमंत्री से मिली थी एक महिला, उसने भी बाद में कहा उसने कुछ पूछा लोगों को, आपने कुछ नहीं। देखिए ये तो एक्चुअली वहाँ तो बहुत सीमित संख्या में ही लोग हैं, और लेकिन जो बात मैंने शुरू में कही कि सरकार का जो ध्यान है, सरकार का ध्यान है कि खबर कैसे मैनेज हो, हेडलाइन कैसे मैनेज हो, और इसलिए वो रोज नए नए शगुफे छोड़ते हैं। तो मुख्यमंत्री जब तक गए, मुख्यमंत्री हवाई जहाज से चले गए था। हमारे यहाँ पत्रकार लोगों ने जो खास तौर पर बड़ा हिस्सा तो सरकार के साथ है पत्रकारों का, उन्होंने बड़ी जय जयकार की कि अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके मुख्यमंत्री वहाँ गए। तो मुख्यमंत्री अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके 20 दिन पहले जा चुके, लेकिन जिनकी जिंदगियां वहाँ दांव पर लगी और जिनकी जिंदगियां सही में वहाँ खतरे में पड़ी, उनके लिए आज की तारीख तक कुछ नहीं हुआ। वो असल में फोटो मैनेजमेंट का ही मामला है, कोऑर्डिनेशन है यहाँ पर। मतलब आज के दिन पर सड़क नहीं खुली, आज के दिन पर तक एक आदमी आपने ढूंढा नहीं अपने से, तो मुख्यमंत्री तो ये सिर्फ खबरें बनाए रखने के लिए और एक फील गुड लोगों को होता रहे, उसके लिए रोज रोज नया नया शगुफा वो ढूंढते हैं। तो उसमें मुख्यमंत्री जब तक थे तब तक मुख्यमंत्री थे, उसके बाद तब दूसरा है, उसके बाद फिर डीएम है। अभी मैं एक व्हाट्सएप के ग्रुप में देख रहा हूँ कि आप डीएम का बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब पता नहीं क्या अच्छा काम वो कर रहे हैं, हमको तो नहीं दिखाई दिया। अभी वहाँ स्याणा चट्टी नहीं, यमुनोत्री रूट पर वो झील बन गई, सरकार कैसे काम कर रही है इसे समझ सकते हैं। वहाँ झील बन गई और लोगों को मजबूरन उस झील में उतर करके सरकार के खिलाफ नारे लगाने पड़े, तो इससे समझ सकते हैं कि कितना कैसा काम हो रहा है। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसका वीडियो जारी किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको समझाने गए, तो वीडियो का साउंड बंद कर दिया ताकि लोग जो कह रहे हैं वो आक्रोश कम से कम सुनाई न दे, क्योंकि उससे ऊपर नीचे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कह रहे हैं कि मैं वहां गया, मैंने बात किया, वो सब सुनाई दे रहा है। तो लोगों की आवाज कैसे बंद, आपदा में भी आप नहीं चाहते कि उनकी आवाज सुनाई दे। तो मुख्यमंत्री भी गए, वहाँ भी वो महिला अपनी बात रख रही है तो वो म्यूट कर दिया गया, और यहाँ भी डीएम साहब के बाकी वीडियो में आवाज है, केवल वहाँ जहाँ लोग अपनी बात कह रहे हैं वहाँ म्यूट कर दिया गया है। ये फर्जी कहानियां गढ़, ये सब फर्जी कहानियां गढ़ करके वो सोचते हैं कि देश में चला जाएगा कि सब सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन जमीन पर दिखाई दे रहा है काम। मुझे दो बातें, एक तो ये जो दबे थे, जो टूरिस्ट हो चाहे बिहारी और नेपाली हो, और 8 लोग जो धराली के हैं, ये
कुछ इसका पब्लिकेशन हुआ है इन नामों के बारे में? हाँ, सरकार ने ही ये सूची जारी की है 80 लोगों की। 80 लोगों की सूची? हाँ, वो गवर्नमेंट ने सूची जारी की है। और जो जैसे बिहार के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ हमारे साथियों ने उसको मैच किया कि हाँ ये लोग उस लिस्ट में हैं जो वहाँ दबे हैं मजदूर। ये नेपाली मजदूरों के भी नाम? हाँ, नेपाली मजदूरों के नाम। हाँ, वो लिस्ट जानकारी लिस्ट है। हाँ, ये सब सरकार के पास है? सरकार, हाँ, हमारे पास भी आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूँगा, लिस्ट है। आपके पास है? हाँ। लेकिन उनको ढूंढ निकालने की कोई ढूंढने का प्रयास तो मतलब इतना स्लो है। वो हम लोग सुबह उठे 22 तारीख की सुबह, तो हमने देखा कि भाई उस बड़े से जो रेत का मैदान एक तरह से पूरा धराली है, वहाँ पर वो NDRF वाले कुछ जगह पर कुछ थोड़ा खुदाई करके उसको निशान जैसा बनाए हुए हैं, उसके चारों तरफ खड़े हैं और उनकी जो है शिफ्ट बदल भी रही है। हालांकि गड्ढा तो इतना बड़ा नहीं हो रहा है कि उसके लिए शिफ्ट बदलनी पड़ रही है, लेकिन 4-5 गड्ढे उन्होंने किए, शिफ्ट उनके बदल गए। तो हम लोगों ने उनसे जाकर के पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये लगता है, जहाँ लग रहा है कि लोग यहाँ हो सकते हैं, वहाँ हम डिमार्केशन कर रहे हैं और उसके बाद फिर हमारी JCBs आएंगी तो वो यहाँ खुदाई करेंगे। ये कौन सी तारीख है जिस दिन ये कहा जा रहा है? ये तारीख है 22 अगस्त। आपदा किस दिन हुई? 5 अगस्त को। तो 22 अगस्त को अभी डिमार्केशन हो रहा है। 8-10 वो NDRF वाले लोग हैं, वो आते हैं बारी बारी से, फिर डिमार्केशन करेंगे कैसे? तो वो तो उसमें एक खास जगह पर वो कह रहे हैं कि साहब ये मतलब उन्होंने जहाँ खुदाई किया बस उसमें भी एक वो जहाँ चयन करते हैं वही जगह। हाँ, वो जगह है। जबकि हम लोगों से पूछा हमने कि कहाँ दबे हो सकते हैं, तो लोग जो बता रहे हैं वो कुछ और जगह है। वो कह रहे हैं कि वहाँ मेरा होटल था, वहाँ 2 लोग दबे हैं, वहाँ वो मजदूर रहते थे, तो वो जगह खूब। दूसरी बात यह है कि जब ये बात हो रही है कि आप डिमार्केशन कर रहे हैं, उसी समय में वहाँ एक मशीन खड़ी है JCB, तो भाई इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा ये तो BRO की मशीन है। तो यानी BRO की मशीन अलग है और ये जो काम है बिल्कुल अलग है, तो आपस में उनका कोई तालमेल नहीं है। और ये जो कोऑर्डिनेशन का आरोप है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का अभाव है, ये सिर्फ हमारा आरोप नहीं है, अखबारों में खबर छप चुकी है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है। सिर्फ अपना हर किसी को दिखाना है कि कैसे वो काम कर रहा है, और इसलिए BRO के ऑपरेटर से भी हमने जाकर के पूछा कि हमने कहा अच्छा आपका क्या काम? वही धराली में वो भी खड़ा है, इनसे ये जो NDRF वाले खुदाई कर रहे हैं उनसे कुछ दूरी पर वो भी खड़ा है। उसने कहा मेरा काम ये है कि ये सड़क यहाँ पर से साफ करनी है, ये थोड़ा सा जो रास्ता है आर पार जाने का, जहाँ पर से गाड़ी आर पार जा सके, मेरा काम है। तो इनका इनसे लेना देना नहीं, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट है कि आपस में कोई कोऑर्डिनेशन। बल्कि वो जो विभाग जो है वहाँ झील पंचर करने का काम कर रहा है, उसका भी जो दूसरी सेना की इकाई है उससे नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि वो अपनी मशीन उनको देने को तैयार नहीं है। कर रहे हैं ये सिंचाई वाले कर रहे हैं, तो वो उनके पास तो आर्मी वाले, जबकि वो आर्मी की वही मशीन है, वो आर्मी वाले अपनी मशीन उनको नहीं देंगे। तो ये इस तरह का हास्यास्पद वो है। मैं ये समझ रहा था कई दिन जी, वहाँ पे मशीनें अगर बात हो कि वो चित्र देखकर मुझे लगा अगर वहाँ पे मशीन पहुँच गई है तो ये हाथ से क्यों झील को खोलने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं पहुँचे वो उसको तो पुलिस ने कहा कि ये फेक है। उसको तो पुलिस को भी कहना पड़ा कि ये फेक है, लेकिन एक लेवल तक तो कुछ मशीनें हैं, हाँ, उनको साथ मिलकर के सब तरह का उपयोग उनका किया जाए, है ना। उसमें ये क्या कर सकते हैं कि भाई इस समय दूसरा ऑपरेटर उसको चलाए, ये सब करे, वो तो फिर आइडिया निकाला जा सकता है यदि करने पर आए तो। लेकिन अब आप इंतजार में हैं कि भाई ये आज जैसे DM का मैंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई झील का पानी उतर गया है, तो अब जल्दी ही सड़क खुल जाए। अभी कई दिन तक के लिए ये काम हो गया, ये चलता रहे। दूसरा एक पूछना था कि जो